Hey guys, welcome to the Silver Screen 2.0 और आज मेरा अनपैरेलल एंशिएंट लॉर्ड का 6th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा। फ्रेंड्स, मुझे पता है मेरी वीडियो एडिटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम मौजूद है और मेरी वॉइस में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मौजूद है, लेकिन मेरे इतनी गलतियों के बाद भी आप मेरे वीडियोस को अंत तक देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस बात का मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। तो गाइस, बिना किसी देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा था कि हमारी मिस फैंग हमें छोड़कर चली गई थी। इसके बाद देखते ही देखते 6 महीने बीत जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है एक तपते गर्मी रेगिस्तान की तरफ, जहाँ पर एक मैडम जी अपने ऊपर एक काला लवादा और धीरे धीरे चलते हुए आ रही थी। वो चल ही रही थी, तभी उनके सामने अचानक से ही 4 धांधलीबाज गुंडे आ जाते हैं। तभी वो लड़की बड़े ही शांत स्वर में पूछती है, भाई क्या तुम सभी लोग बैंड बीट्स के लोग हो? भाई तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मैं तुम्हें कितने समय से ढूंढ रहा था। इतना गई थी वो लड़की अपना काला लवादा हवा में फेंक देती है। तभी हमें उसके अंदर से एक खूबसूरत वॉरियर लेडी दिखती है। वो लेडी दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उस खूबसूरत लड़की को देखते उन सभी 4 धांधलीबाज गुंडों के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने लगते हैं। अब वो क्या है मैं तो आप लोगों को एक्सप्लेन नहीं करने वाला, लेकिन हाँ, वो सभी धांधलीबाज गुंडे उस खूबसूरत लड़की को देखते ही किसी जानवरों की तरह अपने मुंह से लाल टपकाने लगते हैं। इन उस सभी गुंडों का ऐसा रिएक्शन देखकर उस लड़की का ईगो हर्ट हो जाता है। और फिर क्या था, वो खुद थी एक वॉरियर। इसके बाद वो अपनी बड़ी सी तलवार निकालता है, बड़ी आसानी से किसी गाजर मूली की तरह उन 4 गुंडों को स्लाइस कर देती है। इसके बाद वो मैडम जो उन लाशों की तरफ बिल्कुल भी भाव नहीं देती और सीधा चलने लगते हैं और देखते ही देखते वो बैंड बीट्स के गांव तक पहुंच जाते हैं। जब मैडम जी उस बैंड बीट के कैंप पे पहुंचती है, तब वो देखते वो जगह पूरी तरह से खाली है। ये देखकर वो मन ही मन सोचती है, अबे उन बुढ़ाओं ने तो कहा था यहाँ पर कुछ दर्जन में लोग तो दिख ही जाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो 0 बटा सन्नाटा। जब वो इधर उधर अपनी नजर फेंक ही रही थी, तभी उसके खूबसूरत आंखों की नजरों में एक इंसान दिख ही जाता है और वो बिना किसी देर के अपनी हवा की तेजी से अपनी लंबी सी तलवार से उस आदमी पर वार करने के लिए चली जाती है। लेकिन मैडम जी को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो बेचारा तो बहुत ही आराम से खाना खा रहा था भाई, और ये बेचारा और कोई नहीं, ये थे हमारे जियान बरादर, जो बड़े ही शांति से अपनी पेट पूजा कर रहे थे। लेकिन खतरे का आवाज होते ही जब वो पीछे मुड़ती है, उनकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। लेकिन इससे पहले हमारे जियान बरादर कुछ सोच पाते, उनका ब्रेड 2 टुकड़ों में कट हो जाता है। ये देखकर तो उनकी हवा टाइट हो जाती है और वो उस लड़की के हर एक वार से बचने लगते हैं। मैडम जी एक के बाद एक वार किए जा रहे थे और हमारे जियान भाई बचते जा रहे थे। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन मैडम जी उनके बातों पर कदापि विश्वास नहीं होता। वो कहती है, अबे तू एक के बाद एक में हर एक वार से बचता जा रहा है और तू कहता है तू बैंड बीट का लीडर नहीं है। तभी हमारे जियान भाई थोड़ा सा सीरियस होकर कहते, देखो अगर तुम नहीं रुके तो मुझे भी मजबूरन वार करना ही पड़ेगा। वो ये कह ही रहे थे, तभी अचानक पीछे से उनका पैर एक पत्थर पे अटक जाता है और उनका सर सीधा जाकर एक बक्से में लगता है, जिससे उनकी बत्ती थोड़ी देर के लिए बुझ जाती है। तभी वो लड़की मन ही मन सोचता है, अबे क्या बैंड बीट का लीडर इतना बड़ा भोंदू था? जब हमारे जियान भाई की बत्ती ऑन होती है, तब उनके हाथ बंधे हुए थे और मैडम जी सामने खड़े होकर बड़ी सीरियस अंदाज में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तभी मैडम जी पूछती है, बताओ तुम्हारे साथी कहाँ है? तभी हमारे जियान भाई बड़े ही मासूम बनते हुए बोलते हैं, मेरा उनके साथ सामना हुआ था, लेकिन मैं उन्हें रास्ते में ही पीट कर यहाँ पर आ गया। लेकिन मैडम जी को तो उनके बातों पर कदापि विश्वास नहीं होता। वो कहती है, अच्छा तो तुम बैंड बीट कर सभी लोगों को पीट कर यहाँ पर आए हो? मैडम जी के ऐसे हाव भाव देखकर हमारे जियान भाई मन ही मन सोचते हैं, अब ये कौन सा नया लोचा है भाई? मैं कुछ भी कहूँ, इन मैडम जी को तो मेरी बातों पर कदापि विश्वास नहीं होता, तो मुझसे पूछ क्यों रही है भाई? तभी हमारे जियान भाई बड़े ही मासूम बनते हुए कहते हैं, तो मैडम जी मेरे मम्मी ने बचपन से मुझे खिला पिला कर इतना ज्यादा हट्टा कट्टा किया है। लेकिन मैडम जी को तो उनके बातों पे कदापि विश्वास नहीं होता। वो उसे खींचते हुए ले जाते हैं।
मानो किसी कुत्ते को पट्टी से बांध कर ले जाया हो। जहाँ पर वो दोनों अपने सफर की तरफ आगे बढ़ चुके थे, उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि हाफ गंजा अपनी बांस जैसी तेज नजर उन्हीं दोनों पर टिकाए हुए हैं। तभी उस हाफ टकले के पास मौजूद एक आदमी उसे कहता है, बॉस आपको हमारा बदला लेना ही होगा। तभी वो हाफ टकला उसी आदमी से पूछता है, क्या यही वो छोरा है जिसने तुझे पेला था? तभी वो आदमी कहता है, हाँ बॉस यही वो आदमी था, लेकिन ये बंधा हुआ क्यों है? ये तो बहुत ताकतवर है, लगता है वो दोनों एक ही साथ मिले हुए हैं। बॉस आपको हमारा बदला लेना ही होगा। तभी वो हाफ टकला गुस्से में कहता है, अबे सालो रायता तुम फैलाओ और सफाई मैं करो। तभी वो हाफ टकला मन ही मन सोचता है, चाय बहुत दिनों बाद मुझे मार्शल आर्ट कल्टीवेटर से फाइट करने का मौका मिलेगा। लेकिन वह दूसरी तरफ चलते चलते प्यास के मारे हमारे जियान भाई की हालत खस्ता हो चुकी थी। वो मैडम जी से कहती है कि हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकते हैं। इस बात को सुनकर हमारी मैडम जी थोड़ी सी इरिटेट हो जाती है, लेकिन इससे पहले मैडम जी हमारे जियान भाई को कुछ और भाषण दे पाती। उन्हें कुछ सेंस होता है और वो बड़े सीरियस हो जाते हैं। तभी उनके सामने से फिर से तीनों और धांधलीबाज गुंडे बाहर आ जाते हैं। तभी हमारी मैडम जी उन्हें घूरते हुए कहती है, अबे क्या तू ही बैंड बीट्स का आदमी है? लेकिन उन तीनों में से कोई भी उस मैडम जी के बातों पर बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वो जियान से कहता है, अबे छोरे बहुत भाग लिया, अब तेरे टुकड़े टुकड़े करके हम अपने बॉस के पास ले जाएंगे। वो फेंक तो जियान पर रहे थे, लेकिन ये सब कुछ ले हमारी मैडम जी रही थी, जिसे सुनकर हमारी मैडम जी का ईगो हर्ट हो जाता है। वो मन ही मन सोचती है, अबे क्या मैं इंसानों को लड़का दिखता हूँ? इसके बाद हमारी मैडम जी बिना ज्यादा वक्त गवाए अपनी लंबी सी तलवार निकालते हैं और एक ही झटके में और उन तीनों को नरक यात्रा करवा देता है। ये करके हमारी मैडम जी को क्या मिला? सुकून। और हमारे जियान भाई को डर, बोले तो भयानक अनुभूति। इसके बाद वो दोनों अपना कदम आगे रखते, लेकिन इससे पहले ही कई सारे बैंडबिट्स किसी चींटी के झुंड की तरह उनके सामने जमीन के नीचे से प्रकट हो जाते हैं। भाई वेट अ मिनट, इतने समय से वो लोग जमीन के नीचे बैठकर कर क्या रहे थे? कहीं पेट की सफाई तो नहीं? हो भी सकता है, खुले में तो ये सब काम किया नहीं जा सकता। लेकिन ये देखकर हमारे जियान भाई बड़े सीरियस हो जाते हैं और अपनी हीरो वाली एंट्री के लिए एक ही झटके में अपनी रस्सी तोड़ देते हैं। लेकिन तभी जियान भाई देखते हैं कि हमारी मैडम जी बड़ी शांत हैं और अपनी लंबी सी तलवार के नोक पर एक एनर्जी इकट्ठी कर रही है। इसके बाद वो जोर से चिल्लाती है, सेलेस्टियल साइक्लोन स्लैश। इसके बाद जब अपनी तलवार से एक स्लैश मारती है, तभी उससे कई हजार स्लैशेस निकालकर एक ही झटके में उन सभी लोगों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। ये देखकर उस हाफ टकले का गुस्सा भड़क उठता है और वो उसी जमीन से अपने सारे काम निपटा कर बाहर आ जाता है। इसके बाद वो उस मैडम जी की तरफ देखते हुए कहती है, देख बेछोरे, मुझे पता है तू बहुत ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी भी मेरे सामने एक बच्ची है। ये सुनकर हमारी मैडम जी भड़क जाती है और सीधा अपनी लंबी सी तलवार लेकर उसी पर वार कर देती है। लेकिन वो हाफ टकला एक ही झटके में उनकी तलवार को पकड़ लेती है। तभी उस हाफ टकले के शरीर से एक ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है, जिससे वो तलवार देखते ही देखते धूल में बदल जाती है। ये देखकर तो हमारी मैडम जी को सदमा सा लग जाता है और उनके तुत्ते उड़ जाते हैं। अब देखना यह है कि इसके बाद हमारे जियान भाई क्या करते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ इस कहानी के 6th पार्ट की एंडिंग हो जाती है। मैं बहुत जल्द इसका 7th पार्ट लेके आऊंगा। एट लास्ट मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूंगा, मेरी इतनी सारी गलतियों के बाद भी आप मेरे वीडियोस को अंत तक देखते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। इस बात का मैं आपसे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।